JCRTTG स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीरज मोहन झा अपने चैनल नोबस बायोलॉजी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे या पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने क्लास 9 के लेसन 6 का उत्तक के विषय में पढ़ा था। उसका प्रथम अध्याय या प्रथम पार्ट, वो पार्ट 1 था। उसी के सीरीज में ये पार्ट 2 आ रहा है। इसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 भी आएंगे, जिसे भी आप देखेंगे। और यहाँ मैं बिल्कुल एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप पूरे वीडियो को बिल्कुल देखें, क्योंकि पार्ट मिस करने से आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ शायद मिस करेंगे। चलें तो आते हैं कि आज हम लोग एपिडर्मिस के बारे में अध्ययन करेंगे। एपिडर्मिस एक ग्रीक वर्ड है। एग्जैक्टली आप देखेंगे मैंने लिख रखा है कि एपिडर्मिस एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है ओवर द स्किन, स्किन के ऊपर। यही एपिडर्मिस का मतलब होता है। और ये एपिडर्मिस एग्जैक्टली होता भी वही है कि आप सजीवों में आप देखेंगे कि पादप में और जंतु दोनों में ही एपिडर्मिस के उत्तक पाए जाते हैं। तो जब हम लोग जंतु उत्तक पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे। अभी हम लोग पादप उत्तक के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपी मतलब सबसे बाहर, डर्मिस मतलब लेयर। डर्मिस वैसे स्किन वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। तो चलिए ठीक है, सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। इनका निर्माण पारेन्काइमा से होता है। ये अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान रखेंगे कि इनका निर्माण पारेन्काइमा से होता है। इनका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना है। जाहिर सी बात है, सबसे ऊपर का अगर सतह होगा तो वो सुरक्षा प्रदान करेगा ही करेगा। ऊपर मोम की परत जल के क्षय को रोकती है। कभी कभी आप देखेंगे जस्ट इसके ऊपर एक मोम का परत भी आ जाता है। आप एक बड़ा सा पान के पत्ता का बड़ा सा आकार का पत्ता होता है, आप अक्सर झुंड में देखेंगे, थोड़े दलदली क्षेत्रों में आप उस पर पानी का बूंद रखेंगे तो वो देखेंगे पानी उस पर इधर से उधर तैर रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि ऊपर एक मोम का परत है जो पानी को चिपकने नहीं दे रहा है। तो ये ऊपर एक मोम की परत कहते हैं जो जल की क्षय को यानी कि हानि को रोकता है। कोशिका के बीच खाली स्थान नहीं होते हैं। यहाँ कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान बिल्कुल नहीं होता है। पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन पत्तियों में आप देखें, ये एक पत्ता का मैंने एपिडर्मिस के बारे में दिखाया है। अगर उसके टीएस को देखा जाए तो ऊपर भी एक लेयर रहता है, नीचे भी लेयर रहता है, और हर थोड़े थोड़े दूर पे ये छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा दो कोशिकाओं से घिरा होता है और उनका आकार किडनी की तरह होता है। आप नीचे ध्यान दे सकते हैं, ये मैंने स्टोमेटा का तस्वीर भी बना के रखा है। यहाँ ये किडनी के आकार के होते हैं। स्टोमेटा दो कोशिकाओं से घिरा होता है और उनका आकार किडनी की तरह होता है, जिन्हें रक्षी कोशिका कहते हैं। जिन्हें रक्षी कोशिका कहते हैं, या इंग्लिश में देखें तो गार्ड सेल कहते हैं। स्टोमेटा से जल एवं गैस का आदान प्रदान होता है। इस स्टोमेटा से क्या होता है? जल एवं गैस का आदान प्रदान होता है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाओं में बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जो जड़ों की अवशोषक सतह की वृद्धि करते हैं ताकि अधिक जल एवं लवण का अवशोषण हो सके। अगर ये जड़ का हम टीएस काट के देखते तो इसी में छोटा छोटा प्रवर्ध टाइप का रेशे की तरह रहता है। जो आप किसी पेड़ के जड़ को उखाड़ के देखेंगे तो रेशानुमा आपको दिखेगा। वो उनके क्या करता है? एरिया को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल एवं लवण का अवशोषण किया जा सके। यहाँ फिर से आते हैं आपको स्टोमेटा पे। स्टोमेटा पेड़ के पत्तियों में निचली सतह पे होता है। अगर पत्ता ऐसा है तो निचली सतह में स्टोमेटा होता है। इसका अपवाद क्या है? जलीय पौधों में। चूँकि जल के पौधों का पत्ता पानी की सतह पे रहता है तो उनमें स्टोमेटा कहाँ रहता है? ऊपर की तरफ रहता है। अब ये जो गार्ड सेल जिनके बारे में ये बता रहे हैं, ये दोनों गार्ड सेल हैं और ये किडनी के शेप के होते हैं। जैसा आप किडनी या काजू भी किडनी के शेप का होता है, उस तरीके से समझ सकते हैं। और इनके अंदर में जब जल अवशोषित हो जाता है तो ये ऐसे फूल जाता है और फलस्वरूप बीच में एक रास्ता की तरह बन जाता है जिससे जल एवं गैस आदान प्रदान कर सकते हैं। जब अंदर जल एवं गैसों का सांद्रता बढ़ जाती है तो ये धीरे धीरे क्या होती है? इस तरीके से बंद हो जाती है। फलस्वरूप ये जल एवं गैसों को आदान प्रदान करने नहीं देती है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा प्रश्न आप सभी से।
पादप यानी पेड़ पौधा श्वसन क्रिया में कौन से गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? उत्तर जानने के लिए अंत तक देखें, मैं अंत में इसका उत्तर बताऊंगा। और मुझे यकीन है कि बहुत लोगों को इनमें दिक्कत आती है या हम कुछ और समझते रहते हैं, इसका उत्तर कुछ और निकलता रहता है। तो ये हमेशा गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उनको अंदर बाहर ले जाने में पत्तियों में ज़रूरत पड़ता है और प्लस इनसे जलों को भी आने जाने में नियंत्रित किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर भी एक एपिडर्मिस का लेयर होता है, नीचे भी एपिडर्मिस का लेयर होता है, बीच में पैलिसेड और पित्त और कैम्बियम वगैरह बहुत सारे है जो आप ऊपरी कक्षाओं में या अगले चरण में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्क, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो कॉर्क के पतली काट को उन्होंने स्लाइड बनाकर सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी में देखा था। उसी कॉर्क की बात करते हैं। पादप के उम्र बढ़ने के साथ साथ द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिका का निर्माण करती है। जैसे जैसे पेड़ का उम्र बढ़ता चला जाता है तो ये एक द्वितीयक विभज्योतक, सेकेंडरी जो मेस्टमेटिक टिश्यू होते हैं उनका एक पट्टी का निर्माण करते हैं कॉर्टेक्स में। अब ये सवाल उठता है कॉर्टेक्स क्या है? तो कॉर्टेक्स एपिडर्मिस और बीच वाले वस्कुलर बंडल क्या है ये जस्ट आपको बताने वाला हूँ मैं। वस्कुलर बंडल के बीच वाले स्थान पे होता है। ये कोशिकाएं स्टोर करने के काम में आती हैं। जितने भी तरह के पादप को सामग्री की जरूरत है वहाँ वो स्टोर होता है। कभी कभी ये डेड भी होते हैं और ये हवा और पानी वगैरह को भी आने जाने में भी एक अवैध किला की तरह काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन छालों की कोशिका मृत होती है। अक्सर इनकी कोशिका क्या होती है? मृत होती है, डेड सेल्स होते हैं। छाल के ऊपर सुबेरीन की परत होती है। इनके कारण हवा या पानी का प्रवेश नहीं होता है। सुबेरीन एक मोम जैसा परत होता है, उसके कारण हवा और पानी उसे क्रॉस कर कर नहीं जा सकता है। ये हुआ कॉर्टेक्स का। अब आते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग ने सरल अस्थायी ऊतक पढ़ा था। इसके दूसरे पार्ट पे अब हम लोग देखने क्या था? जटिल अस्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जैसा कि आपने देखा था कि सरल में ऊतक जो है वो सभी कोशिका उसकी एक प्रकार की होती है। जटिल में इसके जस्ट विपरीत जिन अस्थायी ऊतक में कई प्रकार की कोशिका होती है उन्हें जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। अगर सारे कोशिका एक तरह के हो गए तो सरल हो गए, सारे कोशिका अलग अलग प्रकार के हुए, विभिन्न प्रकार के हुए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। दोनों का नाम बड़ा ही मज़ेदार है। एक का नाम जाइलम, दूसरा का नाम फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को मिलाकर ही संवहन बंडल या संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन बंडल भी कहा जाता है और संवहन ऊतक भी कहा जाता है। इसे ही इंग्लिश में हम लोग वस्कुलर बंडल कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? वस्कुलर बंडल। तो अब देखते हैं जाइलम के अवयवों के नाम। जाइलम के अवयवों के नाम: ट्रैकेड या वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये चार प्रकार के अवयवों का बना होता है और ये चारों अलग अलग प्रकार के कोशिका हैं, इसलिए इन्हें जटिल अस्थायी ऊतक की श्रेणी में रखा गया है। अब देखते हैं ट्रैकिड और वाहिका। इन दोनों ही कोशिकाओं का काम क्या है? इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है। दोनों की नली एक समान होती है। ये जो नली है एक समान होती है। कोशिका मृत होती है। ध्यान रखेंगे ये पहले दोनों ही की कोशिकाएं मृत होती हैं और पानी एवं खनिज का संवहन करते हैं। ये पानी एवं खनिज का संवहन करते हैं। तीसरा नंबर पर आता है जाइलम पैरेन्काइमा। इनका क्या कार्य है? ये भोजन का संग्रहण करते हैं, भोजन का संग्रहण। और चौथा है जाइलम फाइबर। ये फाइबर का काम हमेशा सहारा देना, मजबूती देना होता है, इसलिए वही काम इनका है, सहारा देना। आपने ये तस्वीर में देख सकते हैं 1 2 3 4 करके दिया है और चारों का मैंने इंग्लिश में भी नाम लिख डाला है। तो पहला क्या है? ट्रैकेड, जो वाहिनिका कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे वाहिका, जिन्हें ट्रैकिया कहा जाता है।
तीसरा है हमारा जाइलम पारेन्काइमा, जो पारेन्काइमा का कोशिका का डिजाइन होता है बिल्कुल उसी तरीके के कुछ है, और ये जाइलम फाइबर बिल्कुल रेशे की तरह रहता है। ठीक है, और अंत में देखते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम के अवयवों के क्या क्या नाम है? ये 5 प्रकार के अवयवों का बना होता है। ध्यान रखिएगा, जाइलम जो था वो 4 प्रकार का था, फ्लोएम है वो 5 प्रकार का होता है। पहले का नाम चलनी कोशिकाएं, चलनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। यहाँ पहले हम चलनी कोशिका के बारे में देखते हैं कि ये नली के समान होती हैं और भित्ति में छेद होता है और इनकी कोशिकाएं जीवित रहती हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे कि सिर्फ फ्लोएम रेशे को छोड़कर बाकी चारों के जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। सिर्फ फ्लोएम रेशे का कोशिका जो है वो मृत होता है। हमेशा फ्लोएम रेशे यानी कि फ्लोएम फाइबर जो है वो मजबूती दृढ़ता प्रदान करता है। ज़्यादातर वो डेड सेल्स के बने हुए होते हैं और बाकी का एक काम है। ये मैंने तस्वीर एक बना के रखा है, जैसे चालनी नली का, जिसे सीप ट्यूब कहा जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, साथी कोशिका यानी कॉम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम रेशे, ये चारों एक साथ रहते हैं। ये अलग से उनका तस्वीर बना के दिखाया गया है। और इस तरीके से आप जाइलम और फ्लोएम के एक मुख्य अंतर से इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ जाइलम का कार्य कच्चे सामान यानी कि जड़ से जल एवं लवण, खनिज पदार्थ वगैरह को पत्ते तक पहुंचाने का कार्य करता है, फ्लोएम पत्ते द्वारा बनाए गए बने हुए भोजन को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। ये मुख्य अंतर जाइलम और फ्लोएम का है। तो चलिए, अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि पादप कोशिकाएं श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस इस्तेमाल करती है, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जैसे मनुष्य श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, पादप भी श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। क्योंकि पादपों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बहुत अत्यधिक गति और तीव्रता और ज़्यादा मात्रा में होता रहता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए पादप कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल ही कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि श्वसन क्रिया के लिए चाहे वो जंतु हों चाहे पादप हों, दोनों ही ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये रहा मेरा आपके प्रश्न का उत्तर। तो आशा ही नहीं करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इसे पसंद आया है तो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। और जैसे ये पार्ट 2 तक हम लोगों ने उत्तक के बारे में, पादप उत्तक के बारे में पढ़ा, अगले पार्ट में हम लोग जंतु उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।